अस्सलाम वालेकुम। एफएससी फ़िज़िक्स पार्ट 2 का आज हम लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे और लेक्चर नंबर 2 के अंदर हमारे पास जो हम लोगों ने चैप्टर स्टार्ट किया हुआ था अपने प्रीवियस लेक्चर के अंदर, वो था वेक्टर्स एंड इक्विलिब्रियम। हम इसी चैप्टर को आज आगे लेकर चलते हैं और देखते हैं आज उसके अंदर हमारे पास क्या है। तो हम लोगों ने चूँकि बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ वेक्टर को पिछले लेक्चर के अंदर पढ़े थे, उसी की कॉन्टिन्यूएशन है जिसके अंदर हम अब जो आगे उसके पास जो कुछ नए पॉइंट्स हैं जिसके अंदर आज हम जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है उसको डिस्कस करेंगे, उसकी जो टाइप्स हैं और उसकी डिटेल को डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद हम लोग सेकेंड नंबर पर है टू टेल रूल को डिटेल में डिस्कस करेंगे, उसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं उसको भी स्टडी करेंगे और फिर उसके बाद हम लास्ट में रिजल्टेंट वेक्टर को डिफ़ाइन कर देंगे। इस तरह से हमारे पास जो आज का जो कंटेंट है लेक्चर का, वो आपके पास ये 3 पॉइंट्स हैं जिसको हम लोगों ने 1 बाय 1 यहाँ पे डिस्कस करना है। तो अगर हम चलें तो हमारे पास जो टेक्स्ट का मेन जो पॉइंट है वो इस चैप्टर का है, वो है रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। अब रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है, तो उसको समझने से पहले हमें पता होना चाहिए कि कोऑर्डिनेट सिस्टम है क्या। तो एक्चुअली में जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है वो हमारे पास एक ऐसा मेथड है, एक ऐसा सिस्टम है जिसको हम इस्तेमाल करते हैं किसी भी पॉइंट की या किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को प्लेन में या स्पेस में डिस्क्राइब करने के लिए। सो एक्चुअली में ये हमारे पास एक ऐसा आर्टिफिशियल मैथमेटिकल टूल है जो कि हमें इस काबिल करता है कि हम किसी भी रियल ऑब्जेक्ट की पोजीशन को डिस्क्राइब कर सकें। तो ये हमारे पास जो सिस्टम है वो कहलाता है कोऑर्डिनेट सिस्टम। अब जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है वो एक्चुअली में हमारे पास 2 तरह के होते हैं। इनकी जो टाइप्स हैं वो एक है जियोग्राफिकल कोऑर्डिनेट्स और जो दूसरी है हमारे पास जो कि है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स भी उनको हम कहते हैं, या फिर हम उनको रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट भी कहते हैं। अब इसके अंदर हम अगर जो फ़र्क देखें वो क्या है, तो जियोग्राफिकल कोऑर्डिनेट्स हमारे पास एक ऐसा कोऑर्डिनेट सिस्टम है जिसके अंदर हम ज़मीन के ऊपर किसी भी जगह की लोकेशन को डिटर्मिन करने के लिए जो कोऑर्डिनेट सिस्टम इस्तेमाल करते हैं वो हमारे जियोग्राफिकल कोऑर्डिनेट्स होते हैं, जिसके अंदर हम लैटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड की मदद से किसी भी जगह की लोकेशन को डिटर्मिन कर सकते हैं। तो ये तो थे हमारे जियोग्राफिकल कोऑर्डिनेट्स। दूसरी तरफ जो हमारे पास कार्टेशियन या रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स हैं, ये हमारे पास ऐसे कोऑर्डिनेट सिस्टम है जो कि किसी भी पॉइंट या पार्टिकल की पोजीशन को बड़ा स्पेसिफिकली और यूनिकली जो है प्लेन या स्पेस के अंदर विद द हेल्प ऑफ न्यूमेरिकल कोऑर्डिनेट्स जो है डिटर्मिन करने के लिए इस्तेमाल होता है। तो ये तो हमारे पास फ़र्क आ गया जियोग्राफिकल कोऑर्डिनेट्स और कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स के दरमियान में, ठीक है। इसी तरह से आप चूँकि हमारा मेन जो आर्टिकल था वो रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम है, तो हम अगर उसको डिफ़ाइन कर लें तो हमारे पास रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम हमारे पास एक ऐसा सिस्टम है जिसके अंदर हमारे पास 2 या 3 लाइन जो है वो म्यूचुअली परपेंडिकुलरली एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही होती है। म्यूचुअली परपेंडिकुलर होने का मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल अगर आपके पास 2 लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो जो फर्स्ट लाइन है वो सेकंड के ऊपर 90 डिग्री के एंगल के साथ मौजूद है और जो सेकंड है वो फर्स्ट के ऊपर। तो इस तरह का जो सिस्टम आपके पास डिफ़ाइन होगा वो रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम होगा। इसके अंदर जैसे डेफिनेशन से डिफ़ाइन है, आपके पास 2 लाइंस भी इंटरसेक्ट कर सकती हैं और 3 लाइंस भी। अब ये 2 या 3 के म्यूचुअली परपेंडिकुलर होने की वजह से आपके पास 2 और किस्म के जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है वो आ जाते हैं, जिसके अंदर आपके पास 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम और 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम आ जाते हैं, जिसको अब आगे हम चल कर देखते हैं। लेकिन सबसे पहले आपके पास ये स्लाइड के अंदर जैसे कि रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम आपको नज़र आ रहा है बना हुआ, जिसको आप ऑलरेडी पढ़कर आए हुए हैं या आपने देखा भी हुआ है मैथ्स के अंदर, फिज़िक्स के अंदर, वेक्टर्स के चैप्टर के अंदर आप लोगों ने इसको बहुत अच्छे से डिस्कस किया होगा। तो इसके अंदर आपको नज़र आ रहा है कि आपके पास ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, ठीक है जी, जिसको हम एक्स एक्सिस कहते हैं, जिसका जो राइट साइड है वो पॉजिटिव होता है, जो इसकी लेफ़्ट साइड है वो नेगेटिव एक्सिस होती है। और एक आपको ये वर्टिकल लाइन भी नज़र आ रही है, ये वर्टिकल लाइन इसको हम वाई एक्सिस कहते हैं, जिसकी जो ऊपर वाली जो आपके पास पोर्शन है, जो अपर आपके पास जो पोर्शन है वो पॉजिटिव होता है, जो इसका जो लोअर साइड है वो आपके पास नेगेटिव एक्सिस कहलाती है वाई एक्सिस की। और आपको नज़र आ रहा है कि एक ये पॉइंट है जहाँ पर आपके पास एक्स और वाई एक्सिस एक दूसरे को कट करते हुए इंटरसेक्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो इस पॉइंट को हम ओरिजिन कहते हैं, जो कि हमारा पॉइंट ऑफ रेफरेंस भी होता है। सो ये हमारे पास आपके सामने रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम ड्रॉ हुआ नज़र आ रहा है। और हमें पता है जैसे कि आपके पास रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर जो आपके सामने ये जिसमें 2 लाइंस एक दूसरे को म्यूचुअली इंटरसेक्ट कर रही हैं, इसके अंदर 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं। ये आपके पास पहला क्वाड्रेंट है जिसके अंदर आपके पास एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों की जो वैल्यू होती है वो पॉजिटिव होती है, यानी कि दोनों कोऑर्डिनेट्स हैं वो पॉजिटिव होंगे। सेकेंड क्वाड्रेंट के अंदर हमारे पास जो एक्स एक्सिस है वो नेगेटिव हो जाता है, लेकिन जो वाई कोऑर्डिनेट है, जो वाई एक्सिस है, उसकी जो वैल्यू है वो पॉजिटिव ही होती है। थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर हमारे पास एक्स एक्सिस भी और हमारे पास वाई एक्सिस भी दोनों जो है वो नेगेटिव हो जाते हैं।
और लास्ट फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर हमारे पास जो एक्स एक्सिस है वो पॉजिटिव होता है, लेकिन जो वाई एक्सिस है वो नेगेटिव हो जाता है। तो इस तरह से हम लोगों ने डिटेल में हमारे पास जो रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम जो कि यहाँ पे एक प्लेन को डिफाइन कर रहा है उसको हम लोगों ने चेक कर लिया। अब अगर आगे चलें तो हमारे पास जैसे मैंने कहा था कि इसमें 1 डायमेंशन भी होगा, 2 डायमेंशन भी होगा और 3 डायमेंशन भी होगा। तो सबसे ईजीली जो हम कोई भी कोऑर्डिनेट कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं वो हमारा 1 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम है। और जो यूजुअली इसके अंदर हमारा कोऑर्डिनेट होता है, कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर जो हम एक्सिस चूज़ करते हैं वो हमारा एक्स एक्सिस होता है, लेकिन ये वाई एक्सिस भी हो सकता है और जी एक्सिस भी होता है। लेकिन मैं बात कर रही हूँ यूजुअली आमतौर पर जो एक्सिस हम चूज़ करते हैं वो हमारे पास यहाँ पे एक्स एक्सिस होता है। और इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या करते हैं, हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं एक एरो के साथ, और वो जो एरो है वो उसके इंक्रीजिंग एक्स एक्सिस की डायरेक्शन, अगर तो एक्स एक्सिस है तो उस इंक्रीजिंग एक्स एक्सिस की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। और अगर इसको एक मिसाल से समझ लें तो इसका अंदर हम इसको इस तरह से ले सकते हैं। मिसाल के तौर पर आप किसी ट्रेन की जो कि किसी एक स्ट्रेट ट्रैक के अंदर मूव कर रही है उसकी लोकेशन को डिटर्मिन करना चाहते हैं, उसको डिस्क्राइब करना चाहते हैं, तो चूँकि वो एक स्ट्रेट ट्रैक के अंदर मूव कर रही है सिर्फ आपको एक डायमेंशन रिक्वायर्ड है या एक कोऑर्डिनेट रिक्वायर्ड है उसको एक्सप्रेस करने के लिए। तो इसके लिए हम जो कोऑर्डिनेट सिस्टम इस्तेमाल करेंगे वो होगा हमारा 1 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है, इसके साथ अगर हम 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर चलें तो इसके अंदर आपके पास ये एक ऐसा सिस्टम है जो कि कंसिस्ट करता है 2 परपेंडिकुलर लाइंस के ऊपर। सो इफ अ सिस्टम इज कंसिस्ट ऑफ 2 परपेंडिकुलर लाइंस देन इट इज़ कॉल्ड 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम। यानी कि यहाँ पर एक नहीं बल्कि 2 कोऑर्डिनेट्स आपके पास एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हुए नज़र आ रहे होंगे, और अब जो सिस्टम बनेगा वो आपके पास 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम, या जैसे कि आपको नज़र आ रहा है पैरेंथेसिस में लिखा हुआ, इसको हम प्लेन भी कहते हैं। सो 2 डायमेंशनल सिस्टम या फिर प्लेन, ये आपके पास एक ही चीज़ है। और ये कब इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन इसको अगर हम किसी एग्जांपल से समझें कि आपके पास किसी टेबल के ऊपर आपके पास मार्बल्स जो है वो अगर रोल करें तो उनकी उस रोलिंग को एक्सप्लेन करने के लिए, डिस्क्राइब करने के लिए आपको 2 कोऑर्डिनेट्स रिक्वायर्ड होते हैं जो कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है। चूँकि अब आपको 2 कोऑर्डिनेट्स रिक्वायर्ड है तो आप इसके लिए 1 डायमेंशन इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो इसके लिए आपको 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम यानी कि प्लेन के अंदर आपको इसकी जो रोलिंग है उसकी मोशन को डिस्क्राइब करना पड़ेगा। तो इसके लिए हम जो कोऑर्डिनेट सिस्टम इसकी रोलिंग ऑफ मार्बल को डिस्क्राइब करने के लिए जो इस्तेमाल करेंगे वो होगा 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम। इसी तरह से अगर हम आगे चलें तो हमारे पास जो तीसरी टाइप है दैट इज़ 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम, जिसको हम स्पेस भी कहते हैं। अब 3 डायमेंशन का मतलब है कि इसके अंदर एक और एक्सिस आ गया है। इसी तरह से अगर आपके पास कोई ऐसा सिस्टम जिसके अंदर 3 परपेंडिकुलर लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हो म्यूचुअली, तो अब आपके पास जो सिस्टम डिफाइन होगा आप उसको स्पेस कहेंगे या फिर 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है, और अब 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम की अगर हम देखें कि कहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल आप किसी एयरप्लेन की या फिर आप किसी बर्ड की जो फ़्लाइट है उसकी उस फ्लाइंग को अगर आप डिस्क्राइब करना चाहते हैं तो अब आपको 3 एक्सिस यानी कि 3 कोऑर्डिनेट्स रिक्वायर्ड हैं, एक्स वाई और जी एक्सिस। तो इसके लिए अब आप जो कोऑर्डिनेट्स इस्तेमाल करेंगे, कोऑर्डिनेट सिस्टम जो आप इस्तेमाल करेंगे वो आपका स्पेस यानी कि 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम होगा। सो ये आपने 1 बाय 1 देख लिया कि आपको 1 डायमेंशन कब रिक्वायर्ड होता है, 2 डायमेंशन आपको कब चाहिए होगा, 3 डायमेंशन क्या होता है और ये आपको कब रिक्वायर्ड होगा। ठीक है जी, तो उसके साथ अगर आप नेक्स्ट स्लाइड के अंदर देखें तो आपको नज़र आ रहा है कि आपके पास 2 डायमेंशन कोऑर्डिनेट सिस्टम जो कि अभी हम प्रीवियसली चेक करके आए हैं उसके अंदर आपके पास ऐसे ही बना हुआ था, और अगर 3 डायमेंशन देखें तो उसके अंदर अब आपके पास एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के साथ आपको एक तीसरी लाइन इन दोनों एक्सिस को म्यूचुअली पर इंटरसेक्ट करती हुई नज़र आ रही है। और अब ये आपके पास जो है वो एक 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम को एक्सप्रेस कर रहे हैं। लेकिन चाहे आपके पास 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम हो या आपके पास 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम हो, वो पॉइंट जहाँ पर ये लाइंस एक दूसरे को म्यूचुअली इंटरसेक्ट कर रही होती हैं वो पॉइंट हमारे पास ओरिजिन कहलाता है, 2 डायमेंशन में भी और 3 डायमेंशन के अंदर भी। तो इस तरह से ये हमारे पास 2 डायमेंशन और 3 डायमेंशन कोऑर्डिनेट सिस्टम को आप लोगों ने ग्राफिकली देख भी लिया। और अगर हम आगे चलें तो अगर आपने किसी वेक्टर को प्लेन के अंदर उसकी डायरेक्शन को अगर रिप्रेजेंट करना है तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो इसके लिए आपके पास एक मेथड है कि अगर आपके पास जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आप इस डायग्राम के अंदर देखें तो आपको नज़र आ रहा है कि आपके पास एक्स वाई प्लेन के अंदर जैसे कि आपको नज़र आ रहा है सिर्फ 2 लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो ये 3 डायमेंशन नहीं हो सकता और ना ये 1 डायमेंशन हो सकता है। तो ये डेफिनेटली 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम या जिसको हम प्लेन भी कहते हैं वो है, जिसके अंदर आपके पास एक ये वेक्टर ए जो ब्लू कलर की लाइन के साथ शो हो रहा है यहाँ पर, ये आपको नज़र आ रहा है।
अब अगर इस वेक्टर की डायरेक्शन को शो करना है तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको एक एंगल रिक्वायर्ड है, और उस एंगल को आप किस तरह से ड्रॉ करेंगे कि आप पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में उस वेक्टर तक उसको ड्रॉ करेंगे, जो कि उस जो एंगल है वो उस वेक्टर की डायरेक्शन को शो कर होगा। मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ कि वो प्लेन के अंदर यानी कि 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर अगर आप किसी वेक्टर की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर आप उस वेक्टर को उस एंगल को उस वेक्टर तक ट्रेस करेंगे। तो इस तरह से ये आपके पास उस वेक्टर की डायरेक्शन आ जाएगी। लेकिन 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर या स्पेस के अंदर आपको एक एंगल नहीं रिक्वायर्ड होता, आपको 3 डायमेंशन कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर हर एक्सिस के लिए उसका एक रिस्पेक्टिव एंगल जो है वो रिक्वायर्ड होता है। इसका मतलब है कि 3 डायमेंशन के अंदर आपको 3 एंगल्स रिक्वायर्ड होंगे अगर किसी वेक्टर की डायरेक्शन को स्पेस के अंदर या 3 डायमेंशन कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर एक्सप्रेस करना चाहते हैं। जैसे कि इस डायग्राम के अंदर आपको नज़र आ रहा है कि एक्स एक्सिस के अंदर के साथ ये जो वेक्टर ब्लैक कलर की लाइन के साथ जो आपको ड्रॉ हुआ नज़र आ रहा है, ये वेक्टर यू है। इसकी डायरेक्शन को अगर हम लोगों ने प्रेजेंट करना है एक्स एक्सिस के साथ, तो आप जो एंगल इस्तेमाल करेंगे वो आपके पास अल्फ़ा है। और इसी वेक्टर u को अगर आपने इसकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करना है विद y एक्सिस, तो अब आप जो एंगल इस्तेमाल करेंगे वो होगा बीटा। और इसी वेक्टर की ही डायरेक्शन को अगर आपने अलॉन्ग z एक्सिस रिप्रेजेंट करना है तो उसके लिए आप जो एंगल इस्तेमाल करेंगे वो होगा गैमा। तो आपके पास एक्स एक्सिस के लिए जो हम एंगल इस्तेमाल कर रहे हैं वो अल्फ़ा है, वाई एक्सिस के लिए जो एंगल हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो बीटा है, और जी एक्सिस के लिए जो एंगल हम 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर इस्तेमाल करते हैं वो गैमा है। तो अगर इसको मैं कंक्लूड करूँ तो आपके पास 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर सिर्फ एक एंगल रिक्वायर्ड होता है किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए। लेकिन 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर यानी कि स्पेस के अंदर आपको तीनों एक्सिस के लिए अपना अपना रिस्पेक्टिव एंगल रिक्वायर्ड होता है, जो कि अल्फ़ा, बीटा और गैमा है आपके पास। ठीक है, इसके साथ हमारे पास जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है या रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम है उसके मतलब जितनी आपके टेक्स्ट से रिगार्डिंग जो डिटेल्स थी वो हमारी मुकम्मल हो चुकी हुई है। अब अगर हम आगे चलें तो हमारे पास जो नेक्स्ट आर्टिकल है आपके पास है वो हेड टू टेल रूल है, बड़ा इंटरेस्टिंग सा आर्टिकल है। तो इसको शुरू करने के लिए जैसे कि हमें पता है कि स्केलर्स जो है वो सिर्फ नंबर्स होते हैं, सिर्फ मैग्नीट्यूड होते हैं। आप नंबर में नंबर जब आप करेंगे या नंबर में नंबर ऐड करेंगे तो आपके पास एक और नंबर आ जाएगा। लेकिन वेक्टर्स चूँकि सिर्फ मैग्नीट्यूड नहीं होते, वो मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन होते हैं। तो और इसको रिप्रेजेंट करने का ग्राफिकल मेथड भी है। तो इसलिए अब जब वेक्टर्स को आप ऐड करेंगे तो डेफिनेटली आपके पास एक वेक्टर आएगा, और उनको ऐड करने का जो तरीका है वो एक स्पेशल मेथड होता है जो कि ग्राफिकल मेथड है, और उस मेथड को हम नाम देते हैं हेड टू टेल रूल का। सो वेक्टर्स को ऐड करने का ग्राफिकली ऐड करने का जो आपके पास मेथड है उसको हम नाम देते हैं हेड टू टेल रूल का। इसके अंदर आपको क्या करना होता है, अगर आपके पास 2 या 2 से ज़ायद वेक्टर्स मौजूद हैं तो उसको आप लोगों ने इस तरह से ऐड करना होता है कि आपके पास मिसाल के तौर पर अगर 2 वेक्टर्स हैं तो आप सबसे पहले फर्स्ट वेक्टर को ड्रॉ करेंगे, और उस फर्स्ट वेक्टर के हेड के ऊपर, चूँकि हमें पहले पढ़कर आ चुके हैं कि वेक्टर्स को हम इस तरह से एक स्ट्रेट लाइन की मदद से ड्रॉ करते हैं जिसके एक सिरे के ऊपर एरो होता है और दूसरे सिरे को हम या दूसरे एंड को हम टेल कहते हैं। सो आपने क्या करना है, जब वेक्टर्स को ऐड करना है तो सेकेंड वेक्टर की टेल को उठाकर फर्स्ट वेक्टर के हेड पर रख देना है। अगर 2 वेक्टर्स को ऐड करें तो आपको और क्लियर हो जाएगा। जब हम नेक्स्ट अपनी स्लाइड के अंदर एक एग्जांपल से इसको समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि एग्जांपल में कहा जा रहा है कि जी ऐड वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी। आपने वेक्टर ए को वेक्टर बी के अंदर ऐड करना है, और ये आपको 2 वेक्टर जो हैं यहाँ पर ड्रॉ हुए नज़र आ रहे हैं। एक ये वेक्टर ए है जो कि हॉरिजॉन्टली है, और ये वेक्टर बी थोड़ा सा टिल्टेड सा वेक्टर आपको बना हुआ नज़र आ रहा है। सो इन 2 वेक्टर्स को हम लोगों ने ऐड करना है। तो हम क्या करेंगे, जिस तरह से यहाँ वेक्टर्स ड्रॉ हुए हैं बिल्कुल उन्हीं डायरेक्शन के अंदर हम सबसे पहले अपना वेक्टर ए ड्रॉ कर देंगे। तो हमने ये अपना वेक्टर ए ड्रॉ कर दिया। अब वेक्टर बी की टेल को उठा के हम लोग ले आए वेक्टर ए के हेड के ऊपर, और इस तरह से हम लोगों ने वेक्टर बी की टेल को वेक्टर ए के हेड के साथ ज्वाइन कर दिया। अब चूँकि ये 2 ही वेक्टर्स थे और वेक्टर्स को ऐड करेंगे तो नतीजतन हमारे पास कोई वेक्टर ही आना चाहिए। तो उसको, और चूँकि हम ग्राफिकली ऐड करें तो इसका मतलब है इसका रिजल्टेंट लेने के लिए हमारे पास कोई वेक्टर होना चाहिए, और वो रिजल्टेंट हम किस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं। तो अब रिजल्टेंट लेने के लिए आप क्या करेंगे, जैसे कि आपको थर्ड डायग्राम के अंदर नज़र आ रहा है कि अब हम फर्स्ट वेक्टर की टेल को ज्वाइन कर देंगे सेकंड वेक्टर के हेड के साथ।
तो अब आपके पास इन दोनों वेक्टर्स का रिजल्टेंट आ जाएगा, यानी कि a प्लस बी को ऐड करने के बाद जो वेक्टर आपके पास आया वो हम लोगों ने किस तरह से ड्रॉ कर लिया, फर्स्ट वेक्टर की टेल से सेकेंड वेक्टर के हेड के साथ हम लोगों को ज्वाइन करके वो वेक्टर मिल गया। इसी तरह से अगर आपके पास ये a प्लस बी प्लस सी यानी कि 3 वेक्टर्स होंगे तो आप क्या करेंगे, उस सी वेक्टर को आप क्या करेंगे, बी वेक्टर के हेड के ऊपर रख देंगे उसकी टेल को, और रिजल्टेंट लेने के लिए आप क्या करेंगे, वेक्टर ए की टेल से वेक्टर सी के आप हेड को ज्वाइन कर देंगे, तो आपके पास रिजल्टेंट वेक्टर आ जाएगा उन तीनों वेक्टर्स का। तो ये तो था आपके पास अगर आप 3 वेक्टर्स कर रहे हो। अब अगर हम इनका ऑर्डर चेंज करें और अब a प्लस बी की बजाय अगर हम b प्लस ए करना चाहें तो देखते हैं कि हमारे पास क्या आता है। तो अब हमने क्या करना है, वेक्टर b को ऐड करना है वेक्टर a में। तो यही उसी तरह से जैसे आपके सामने ड्रॉ हुए हैं, ये आपके पास वेक्टर a और ये आपके पास वेक्टर b। अब चूँकि हमारे पास ऑर्डर ये है कि यू हैव टू ऐड वेक्टर b इंटू वेक्टर a, तो सबसे पहले जो हम वेक्टर ड्रॉ करेंगे, आपको जैसे नज़र आ रहा है कि ये वेक्टर b को हम लोगों ने ड्रॉ कर दिया, जिस डायरेक्शन में वो इनिशियली था हम लोगों ने वेक्टर b को बिल्कुल उस तरह से ड्रॉ कर दिया। अब वेक्टर a की टेल को उठा के आपको नज़र आ रहा है हम लोगों ने वेक्टर b के हेड के ऊपर रख दिया, यानी कि वेक्टर a की टेल को ज्वाइन कर दिया वेक्टर b के हेड के साथ। अब दोनों वेक्टर्स को आपने ओरिएंट कर दिया। अब आपको रिजल्टेंट चाहिए, तो बिल्कुल उसी पुराने मेथड से रिजल्टेंट लेने का तरीका क्या है कि आप वेक्टर b की टेल को ज्वाइन कर देंगे आप वेक्टर a के हेड के साथ। तो अब आपके पास ये वेक्टर b प्लस ए का जो रिजल्टेंट है वो आ गया। तो अगर हम देखें, आप इस नेक्स्ट स्लाइड के अंदर मैंने इन दोनों डायग्राम्स को अगर हम कंबाइन करके देखें तो आप चाहे ए में बी को ऐड करे थे या बी में ए को ऐड करे थे, दोनों के नतीजे में जो आपके पास रिजल्टेंट आ रहा था वहाँ पे इसको आर के साथ रिप्रेजेंट किया हुआ था, यहाँ पे सी के साथ रिप्रेजेंट किया हुआ है, कोई बात नहीं, दोनों सेम थे। ठीक है, यानी कि इस बात का मतलब ये है कि आप a प्लस बी करें या b प्लस ए करें, दोनों एक दूसरे के इक्वल है, क्योंकि दोनों का जो रिजल्टेंट है वो क्या है, सेम है। तो दोनों का अगर ऑर्डर के चेंज करने के बावजूद आपके पास जो रिजल्टेंट है वो सेम आ रहा है, तो इस प्रॉपर्टी को हम नाम देते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का। तो इस बात से हम ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि जो वेक्टर एडिशन है ये कम्यूटेटिव लॉ को ओबे करती है, या जो वेक्टर एडिशन है ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो है वो होल्ड करती है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को मैं दोबारा से रिपीट कर लूँ, यानी कि आप वेक्टर ए में ए के अंदर बी को ऐड करें या वेक्टर बी के अंदर ए को ऐड करें, यानी कि ऑर्डर डज नॉट मैटर, ए प्लस बी इज़ इक्वल्स टू बी प्लस ए, दोनों का जो रिजल्टेंट है वो आपके पास सेम होगा। तो ये आपके पास था हेड टू टेल रूल, जो को हम लोगों ने देखा कि आप इस तरह से वेक्टर्स को किस तरह से ग्राफिकली ऐड कर सकते हैं। अब उसके बाद लास्ट जो हमारे पास यहाँ पे इसी से बिल्कुल रेलेवेंट डेफिनेशन है जो कि रिजल्टेंट वेक्टर है। जैसे कि अभी हम पीछे देख कर आए हैं कि वेक्टर्स को जब हम ऐड करते हैं तो हमारे पास एक वेक्टर ही आता है, और हम लोगों ने जैसे मिसालों में देखा भी कि जब हम वेक्टर्स को ऐड कर रहे थे ए में बी को या बी में ए को, तो हमारे पास एक वेक्टर आ रहा था। तो वो जो वेक्टर्स उन दोनों वेक्टर्स को ऐड करने के नतीजे में आ रहा था उसको हम नाम देते हैं रिजल्टेंट वेक्टर का। जैसे कि डेफिनेशन में भी लिखा हुआ है कि द रिजल्टेंट ऑफ अ वेक्टर इज़ द टोटल वैल्यू आफ्टर एडिंग 2 और मोर वेक्टर्स टुगेदर। एग्जाम्पल्स के अंदर हम लोगों ने 2 वेक्टर्स को ऐड किया था, ये 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, जितने भी वेक्टर्स हों उनको अब जब ऐड करेंगे तो ऐड करने के बाद जो वेक्टर आपके पास आता है जो कि उन तमाम एडेड वेक्टर्स की अफेक्टिव वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा होता है उसको हम नाम देते हैं रिजल्टेंट वेक्टर का। तो इसके साथ हमारा जो आज का आर्टिकल है जिसके अंदर हम लोगों ने रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम उसको डिस्कस किया, फिर उसके बाद हम लोगों ने हेड टू टेल रूल को डिस्कस किया, और अब लास्ट में हम लोगों ने रिजल्टेंट वेक्टर की डेफिनेशन को डिफ़ाइन किया। और आई होप कि आपको ये लेक्चर समझ में आ गया होगा। लेक्चर्स को समझने के लिए शुक्रिया।